अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, एक बड़ी जंप किसकी रेट हाइक की उसने हिला डाला यहाँ पर उसके अपने मुल्क की ही इकोनॉमी को। क्या इसका इम्पैक्ट इस वक्त इंटरनेशनल मार्केटों पे आएगा या आना चाहिए, या ऐसा होगा कि इसको कोई पूरी तरह से नज़रअंदाज करने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो अदद ऐसे कंट्रीज़ के रेट कट की रिपोर्ट देने वाला हूं, जिसके बाद अब सिर्फ इंतज़ार रह जाता है अमेरिका का और एक और कंट्री का, जिन्होंने अब आने वाले दिनों में पूरी मार्केटों के मुस्तकबिल का करना है फैसला, जिसकी वजह से आपको अभी भी मार्केट में अगर कोई थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बाकी रह गया है तो उसकी भी कमी जो कि है पूरी होने वाली है। तो लिहाजा दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए कि जो आखिरी पीस डील है उसमें भी कुछ यहाँ पर नुकात जो हैं वो ऐड हुए हैं। साथ साथ मैं आपके हर चीज़ अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे दोस्तों तक रीच इख्तियार कर सके। एक और चीज़ मैं वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन के यानी कि मेरे घर की बिल्कुल साथ कंस्ट्रक्शन दोस्तों हो रही है और उसकी कुछ यहाँ पर आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, लिहाजा आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि हर हालात में अपडेट आप तक पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगाज़ कर लेते हैं पहले दोस्तों कि जापान ने आज सुबह आपके सोते सोते ही रेट हाइक कर डाले, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा डाला। दुनिया को इंतज़ार था कि इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फिर से मार्केटों में आएगा एक उतार चढ़ाव, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, अभी तक तो दोस्तों नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये समझने वाली बात है, इसलिए कि ये पिछले 6 माह से रफ्ता रफ्ता करके अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते चले आ रहे हैं। आपको मैं बस इतना ही बताऊंगा कि जापान इस बारे में बहुत ही ज़्यादा मशहूर रहा है कि वो फ्री में लोन दिया करते होते थे पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन को। अब वो इसके बदले में क्या लेते थे, क्या उनको फ़ायदा होता था, इस डेप्थ में जानने का ना तो वक्त है ना ये टाइम सूटेबल है। लिहाजा उन्होंने एक लंबे अरसे से अब ये बात सर पे उठा ली है कि हम रेट बढ़ाएंगे, लेकिन याद रखिएगा अगर आज भी इतना बड़ा रेट यानी कि 25 बेस पॉइंट बढ़ाने का कोई मार्केटों में असर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर वो इसी रफ्तार से एक ख़ास मियाद तक पहुंच गए जिसकी दुनिया को अभी ज़रूरत है, और अगर ये पहुंच गए तो फिर अचानक हमें इनके भी इंटरेस्ट रेट के इफेक्ट मार्केटों में देखने को मिला करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिलहाल अभी मार्केट में इसका कोई असर ही नहीं हुआ, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस बिग जंप का कोई फ़र्क नहीं पड़ा मार्केटों में। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी चीज़ वो भी शेयर करने के काबिल है। बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों आज अपने रेट इंक्रीज़ का जो फैसला था उसे ख़त्म कर दिया, यानी कि रेट्स को स्टेडी करके उन्होंने गो अहेड करने की बात की। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि इसके पीछे ये पीस डील ही होगी, क्योंकि उनको लगा कि इस वक्त अचानक ये फैसला करना ठीक ना होगा। हालांकि जब मंथ ऑफ जून स्टार्ट हुआ था तो बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो बेसिक उनका सेंट्रल बैंक है वो पूरी तरह यहाँ पर तैयारी कर चुका हुआ था। अब यहाँ पर जो कंट्रीज़ अपने अंदर अकल रखते हैं, या अकल रखना कहना तो खैर मुनासिब ना होगा, मैं समझता हूँ कि उन्हें अगर सेंस है कि मार्केट को लेके चलना कैसे है, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अब ये चीज़ ठान चुके हैं कि अब इन रेट डिले को बेहतर फैसला मान लिया जाए। अगर वो अचानक यहाँ पर जल्दबाजी कर जाते हैं और वक्त और इसकी मुनासबत को समझते नहीं या नज़ाकत को समझते नहीं तो ये इनके लिए ख़तरनाक साबित होता। लिहाजा कनाडा के बाद ये ऑस्ट्रेलिया का बेहतरीन फ़ैसला है। तीसरा रिज़ल्ट बाकी रह गया है दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड का और यूएस का। यूएस के लिए भी यही खबर कल मार्केट में देखने को मिली कि बाकायदा तौर पे गोल्डमैन साशे के कुछ ऐसे तजियाकार थे जिनका कहना था कि अब हमें लग रहा है कि केविन वॉश के सर से जो वज़न है वो काफ़ी कम हो गया है, वरना आते ही उन्हें अगर रेट हाइक करना पड़ता, ठीक है, तो सूरत हाल उनकी सीट के लिए भी थोड़ी सी टाइट हो जाती। तो दोस्तों, आज का सवाल है आप तमाम व्यूअर से, क्या आपको क्या लगता है कि कल FOMC में क्या होगा? रेट हाइक होंगे, रेट स्टेडी होंगे या रेट कट? रेट कट का तो फिलहाल लोगों ने नामो निशान ही यहाँ पर अपने ज़हनों से मिटा डाला है, लेकिन फिर भी आपकी जो राय है वो बड़ी ही कीमती है। और इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं दोस्तों ऑयल प्राइसेस की तरफ।
दूसरी तरफ दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी मूव यानी कि एक बिग जंप तो आपने शुरू में देख लिया, एक अब देख लें। WTI क्रूड ने फाइनल $80 को तोड़ दिया है, इसकी सपोर्ट को तोड़ डाला है और अब दुनिया की नज़रें बराह रास्त 70 से $75 की तरफ रहेंगी। मैं अभी भी दोस्तों इनके प्राइस को लेके मुतमईन नहीं दिखाई दे रहा आपको, शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसे बराह रास्त $75 पे जाना चाहिए था, लेकिन ये $2 की कमी मुझे मुतमईन नहीं कर पा रही। सो आई हैव टू वेट, मुझे वेट करना होगा। आप भी देखें कि WTI क्या यहाँ पे रंग लेकर आता है। ब्रेंट में 81 पे आ जाना ये एक बड़ी कामयाबी है, ये आप पहले भी जानते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि इसको यहाँ पर हमें नज़रअंदाज नहीं करना। तो दोस्तों मार्केटों के लिए ये एक खुश आइंद बात है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं तमाम ऑडियंस को बताता चलूँ, भूलिएगा मत कि जुमे के दिन सिग्नेचर हैं फाइनल और मीटिंग और सारा कुछ डील का जो है आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ज़हन में रखें कि इसका डिले होना या अगले दिन की बात करना या पीर के दिन पे फेंक देना इस बात को यकीनन मार्केटों को एक ऐसे कुएं में धकेल सकता है जहां से फिर से आपको थोड़ी बहुत अंधेरे की जो झलक है वो दिखाई देने लग जाए। ऐसे में दोस्तों DXY इंडेक्स को इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि इंडेक्स मिडनाइट में पहली बार 99.80 तक पहुंच गया। इवन के मिडनाइट अपडेट के बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके नतीजे में आपने देखा कि XAUT फिर से फॉल कर गया। और अब जैसे ही मॉर्निंग का आगाज़ हुआ है, एशियन जो सेशन स्टार्ट हो रही हैं उसमें DXY इंडेक्स को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा झुकाव का सामना है। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि यूरोपियन सेशन ओपन होते हैं या अमेरिकन सेशंस, तो उसमें इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू कर देता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसमें फिर से करीब 19 सेंट तक की कमी हो गई है। ज़हन में रखिएगा कि ऐसे माहौल के अंदर अगर आप 99.00 तक का लो देख लेते हैं तो ये इतना बड़ा लो ना होगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन हालात में इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और कैपिटलाइजेशन में वॉलेटिलिटी का सिलसिला इंतहाई तेज़ हो चुका है, यानी कि ड्यूरिंग दिस वीडियो इथीरियम और BTC फिर से एक नई रेजिस्टेंस अपनाने निकल पड़े हैं, जिसका तजिया अभी मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करने वाला हूं। BTC डोमिनेंस में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी पिछले 6 माह में पहली बार आप यहां आज देख सकते हैं। हाइपर लिक्विड को दोस्तों हम देखें तो वो एक नए ट्रेंड के साथ वापस आया है और अपनी खोई हुई सारी पोजीशन इसने यहां पर हासिल की है। ऑडियंस की जानिब से बढ़ती हुई डिमांड के SpaceX स्टॉक के बारे में अपडेट करें। देखें गाइस, मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि मैं ज़रूर आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन ये पहले 2 हफ्ते क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के हैं, तो लॉन्चिंग में कोई भी चीज़ हो उसके जो प्रीमियम प्राइस होते हैं या ख़ास करके प्रीमियर प्राइस, उनके ऊपर कभी भी तवज्जो ना दें, इसलिए कि वो सिर्फ सीखने के लिए होते हैं। और रियल प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के आफ्टर द 14 डेज़ लोगों के चाम ख़त्म होने के बाद दिखाई देते हैं। लिहाजा अभी आपको इसके अंदर 25% का इजाफा यकीनन बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन याद रखें अगर यही 25% माइनस में होता तो आप सिर्फ यही पूछते पाए जा रहे होते कि SpaceX में तो हमने एंट्री की और हमारा तो ये हो गया वो हो गया। लिहाजा तसल्ली और इत्मीनान से काम लें और सीखने के अमल को तेज़ करें। तो गाइस BTC का तजिया यहाँ पर होता है स्टार्ट, लेकिन याद रखिएगा कि आज FOMC का पहला सेशन सामने आएगा। इस सेशन की एक रिपोर्ट हम व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि आज के FOMC में बोले गए अल्फाज कल जब मिनट्स की शक्ल में सामने आएंगे तो हमारे लिए कदरे आसानी हो जाएगी, इसलिए कि हम उन्हें समझने के बाद ये जान लेंगे कि आखिर केविन वॉश का मूड क्या है। ठीक है जी, तो लिहाजा दोस्तों यहाँ पर मार्केट ने एक मरतबा फिर से मिडनाइट में 66,800 को कर दिया ब्रेक। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपको पहले से ही अपडेट कर दिया गया था कि 66,000 तक का लो तो यहाँ पर अमूमन देखा गया है पहले भी ऐसे लेवल्स पे। तो हमने 65,616 का लो देखा और अब यहाँ पे मार्केट ले रही है एक बिग यू टर्न। ये देखें, ये यू टर्न पैटर्न कंसीडर किया जाता है। तो BTC नीड्स
67,300 से 67,500, जिसके बाद BTC तेजी से 68,500 के सफर पे चल निकलेगा, जो इसके लिए फिर मुश्किल ना रहेगा। लेकिन हमने देखना है कि यहाँ पर इसी भाग दौड़ में अगर कहीं पे भी टॉप रेजिस्टेंस में बेरिश कैंडल बन जाती है तो तेजी से हम 65,000 की तरफ भागेंगे। याद रहे कि 65,000 इस वक्त इसकी सपोर्ट बन के सामने आ गई है, क्योंकि अब 48 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं ये 65,000 को कर रहा है प्रोटेक्ट। लेकिन इस बीच क्योंकि एक बड़ी चीज़ होनी है FOMC, तो हम इस एतमाद में थोड़ा सा शक भी कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश मौजूद है। दूसरी तरफ इथीरियम ने भी सबको किया सरप्राइज, लेकिन हमें नहीं, क्योंकि मिडनाइट में हम 1830 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 1805 का लो एक नॉर्मल लो रहेगा, एक शर्त पे कि अगर 1830 यहाँ पर अपनी सपोर्ट को बरकरार नहीं रख पाता। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, हम 1832 से रिजेक्ट हुए और लो आपकी सोच से भी ज़्यादा 1805 तो बड़ी दूर की बात है, 1756 का बिग लो, 16 घंटे की बेरिश कैंडल और अब यहाँ पर एक सपोर्ट। यकीनन इथेरियम को आगे बढ़ने के लिए 1820 से 1828 की रेजिस्टेंस चाहिए, जो इसे तेज़ी से 1855 तक सपोर्ट कर सकती है। तो गाइज अब आगाज़ करते हैं आल्ट कॉइन सेशंस का, और वो भी BNB की तरफ से। दोस्तों BNB जो मिडनाइट में ऑलरेडी 622 पे अपनी रेजिस्टेंस बना रहा था, इसके लिए इसकी वीकर जोन 620 की थी और इसके ब्रेक होने के नतीजे में 615 का लो जो है इसका वेट कर रहा था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 622 भी ब्रेक हुआ, हमने 610 का लो देखा और उसके बाद BNB सो गया लंबी नींद। अब जा करके इसने अपनी रेजिस्टेंस को बेटर किया है, 618 की तरफ हम बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तो यहाँ पर BNB को फिर से एक मर्तबा एक ब्रेकआउट के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, जो कल को सपोर्ट बन जाती है वही रेजिस्टेंस की ज़रूरत बनती है। 622.50 की रेजिस्टेंस इसके लिए तैयारी करेगी एक नई ब्रेकआउट की, जैसे कि आपने कल भी देखा, जो करीब 626 तक हो सकता है। वीकर जोन 615 ही रहेगी। इस बीच दोस्तों XRP ने 1.29 को कर दिया रिजेक्ट। आपको मिडनाइट में अपडेट किया गया था कि यहाँ पर रिजेक्शन के असरात पूरी तरह मौजूद हैं, जिसके नतीजे में हम 1.25 की तरफ गिर सकते हैं। नतीजा ये रहा, रियलिटी ये है कि हमने 1.21 का लो देखा, 1.21 का। इस 1.21 के लो के बाद अब XRP स्ट्रगल कर रहा है। मतलब तो ये निकलता है कि अब XRP हमें इन हालात में 5 से 9 सेंट तक की रोटेशन दे सकता है। तो XRP में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि ये फिर से 1.29 का रुख इख्तियार कर सके। इस बीच सोलाना ने अपने एतमाद की कमी का सिलसिला जारी रखा मिडनाइट में, जो कि हम पहले से ही 75.40 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 75.10 इसकी नई वीकर जोन बन के सामने आएगी, जो इसे कनेक्ट रखती है डाउन साइड पे। आखिरकार वही हुआ, 75.10 ब्रेक होने पे हम 72.75 तक का लो देख चुके हैं। अब ये यू टर्न पैटर्न आपको सभी कैंडल चार्ट में देखने को मिल रहा है, ख़ास करके फंडामेंटल पे। तो यहाँ पर 72.73 से बाउंस हमें फिर से मिडनाइट वाले लेवल पे लेकर के आया है। तो याद रहे कि 75.10 का ब्रेक होना बराह रास्त $2 से $3 की कमी का इशारा देता है और अपर साइड अभी भी कल तक ही महदूद है, यानी कि 76.90। ZEC की वॉलेटिलिटी ने यहाँ पे किया सबको हैरान। हम मिडनाइट में 530 पे थे, इसकी मैक्स टॉप रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी वो 533.90 की थी। इस शक्ल में कि अगर ये 530 को ब्रेक करता है, हमारे लिए वाज़िया तौर पे जो लो था वो 522.21 का था। इसके नतीजे में हमने 507 का लो देखा और फिर से सिमिलर बाउंस, यानी कि 532। Zcash यानी कि अपनी पोजीशंस को यहाँ पर बेहतर नहीं कर सका। सूरत हाल सेम मिडनाइट जैसी है, यानी कि 533.90 की रेजिस्टेंस मिल पाने पे Zcash के अगले रास्ते हो जाएंगे और ज़्यादा आसान, जस्ट लाइक 540, 542। लेकिन 530 की जो जोन है ये इसे बराह रास्त करती है कमज़ोर और प्रेशर लेकर के आती है दोस्तों करीब जो कि है 515 से 511 का।
यहाँ से आगाज़ करते हैं दोस्तों ऑडियंस डिमांड कॉइन्स का, जो ऑडियंस हमारी डिमांड करती है एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जस्ट नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों BCH ने फाइनली 205 को अपनी सपोर्ट कंसीडर किया और एक नए ब्रेक थ्रू के लिए निकल पड़ा, यानी कि 209 को भी अचीव कर लिया है। कल के दिन हमने 235 से 36 तक का हाई देखा, लेकिन BCH जो लवर्स हैं वो अभी भी BCH को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि इसकी मूवमेंट यहाँ पर पहले जैसी नहीं है। लिहाजा इस वक्त BCH की परफॉर्मेंस अनवोलेटिलिटी और जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही बढ़ चुकी है। यहाँ पर 220 की एक बेएतबार सी सपोर्ट है जिसका ब्रेक होना कोई बड़ी बात ना होगी, और मैक्स रेजिस्टेंस के लिए हमें 231 पे कम से कम 45 मिनट की 3 बुलिश कैंडल की ज़रूरत रहेगी एंड तक। चेन लिंक जो मिडनाइट में गाइस 8.47 पे अवेलेबल था, जो यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद 8.35 पे जा सकता है, आपको अपडेट किया गया था अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट स्टडी, और हम 8.15 से बाउंस करके अब वापस अपने लेवल पे आ रहे हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है लेकिन बेरिश मोमेंटम ऑन रहेगा। सपोज अगर हम 8.40 और 8.45 से फिर रिजेक्ट हो जाते हैं तो प्रेशर फिर से 8.25 की तरफ आएगा। तीसरा यहाँ पे दोस्तों जो डिमांडिंग कॉइन है वो है सुई। सुई को यहाँ पर जो 0.72 की सपोर्ट थी वो इतनी यहाँ पर इसके लिए काबिल समझने तारीफ़ रही कि वो इसे 0.80-70 तक लेकर के आ गया है। अब ज़ाहिर बात है ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, पैटर्न्स चेंज हुए हैं, तो ऐसे में हम सुई में भी तब्दीली देख रहे हैं। लिहाजा 0.80-70 पे ओवरस्टे इसे दोबारा 0.79-80 पे पहुंचा सकता है। अपर लेवल के लिए अभी जो इसकी मैक्स रेजिस्टेंस है वो 0.8250 की है। और दोस्तों यहाँ पे टाउ कॉइन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। टाउ जो मिडनाइट में 274 पे था, उसने एक मरतबा फिर से 258 का लो फराहम किया, हाई रहा 269 का, और अभी भी एक बिग बेरिश ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट मिली है। सपोज अगर हम 272 पे सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक अपनी रेजिस्टेंस नहीं बना पाते, फ़र्ज़ कर लें, तो प्रेशर 265 से 263 की तरफ बढ़ेगा। ओवरऑल मैक्स रेजिस्टेंस यहाँ पर 275 की देखी गई है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।